अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है और चांसेस हैं कि आप इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे और फिर भी आप सही कवरेज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ना खरीद पाएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंश्योरेंस एक टेक्निकल प्रोडक्ट है और बिना इसकी पूरी जानकारी हुए अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप कवरेज में गलती कर सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज को तो आप जानते ही हैं, पैसे लेते टाइम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको मना नहीं करेगी, ना ही पॉलिसी में कोई गलती निकालेंगी। वो आपको मना कब करेंगी? जब आपकी क्लेम लेने की बारी आएगी। इसलिए आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, पूरा तरीका क्या है, क्या आपको अपनी गाड़ी के लिए एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए या आपको एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी लेनी चाहिए, क्या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एड ऑन्स यानी एक्स्ट्रा फीचर्स लेना जरूरी है, अगर आप इन फीचर्स को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, अपनी गाड़ी की वैल्यू यानी कि आईडीवी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कैसे लगानी है, सही वैल्यू कैसे लगाई जाती है, उसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। और अपने कार की इंश्योरेंस पॉलिसी आपको रिन्यू कहां से करनी है, आपको ये पॉलिसी अपने शोरूम से रिन्यू करनी चाहिए या एजेंट से या फिर ऑनलाइन फोन पे या पॉलिसी बाजार से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं, इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या इनके फायदे और नुकसान है, डिटेल्ड वे में हम समझने वाले हैं। कार इंश्योरेंस रिन्यूअल का एक एक पहलू बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करना सीख ही जाएंगे, साथ साथ आप किसी और की मदद कर पाएंगे क्योंकि तब तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे कंफ्यूजिंग सवाल यह होता है कि मैं अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर रिन्यू करूं या एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी ले लूं। सबसे पहले हम इन दोनों का मतलब समझते हैं, इन दोनों की कवरेज समझते हैं, उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे। एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी दो तरह की कवरेज हमें देती है। सबसे पहली कवरेज है कि अगर हमारी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके नुकसान की भरपाई, उसकी कंपनसेशन हम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। क्या नुकसान हो सकता है हमारी गाड़ी को? भाई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मरम्मत का खर्चा, गाड़ी चोरी हो गई तो जो हमारी वैल्यू है, जो आईडीवी है, उसका क्लेम हम ले सकते हैं। गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, तो भी उस मामले में हमें आईडीवी का क्लेम मिलेगा, यानी गाड़ी की जो वैल्यू मेंशन है पॉलिसी में उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। अपनी गाड़ी को होने वाले जो भी नुकसान है जिस सेक्शन के अंदर इन्हें कवर किया जा सकता है उसे ओन डैमेज कवरेज कहा जाता है, यानी हमारी खुद के व्हीकल को होने वाले नुकसान की कवरेज हमें फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में मिलती है। दूसरी कवरेज जो एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में देती है वो किसी और को होने वाले नुकसान को भी कवर करेगी। मान लो मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी का किसी और गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है तो सामने वाले का भी तो नुकसान हुआ ना, किसी दूसरे इंसान को चोट लग सकती है तो वो देनदारी भी तो मेरी ही है। इस तरह के रिस्क भी आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टी के अंदर दूसरी कवरेज जो आपको मिलती है वो सामने वाले का नुकसान भी कवर करेगी, जिसे थर्ड पार्टी कवरेज के तहत कवर किया जाएगा। अगर मेरी गाड़ी से किसी और गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है और वो सामने वाला पक्ष मेरे ऊपर कोई थर्ड पार्टी क्लेम फाइल करता है तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्लेम देगी और किसी भी फिजिकल नुकसान की भरपाई जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी करेगी उसकी मैक्सिमम लिमिट जो कार इंश्योरेंस के मामले में है वो है 7.5 लाख रुपए। अब हो सकता है मेरी गाड़ी से किसी इंसान को भी चोट लग जाए, किसी इंसान की डेथ हो जाए, तो उस केस में कितना क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी वो मेरी इंश्योरेंस कंपनी ही बेयर करेगी, लेकिन अमाउंट तय करेगा कोर्ट। जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी एज क्या थी, उनकी एनुअल इनकम क्या थी, उसके हिसाब से कोर्ट एक कंपनसेशन का सही अमाउंट डिसाइड करेगा। लेकिन ये दोनों ही कवरेज मुझे मेरी फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलेंगी, यानी मेरी गाड़ी का भी नुकसान होता है तो वो भी क्लेम ले सकता हूं, और अगर किसी और को नुकसान होता है और वो मेरे ऊपर केस कर देते हैं थर्ड पार्टी क्लेम का, तो वो नुकसान भी मेरी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर मेरे पास एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है तो। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं खाली थर्ड पार्टी पॉलिसी या मैं खाली ओन डैमेज कवर यानी मेरी गाड़ी का कवरेज ले सकता हूं? अगर आप इन दोनों में से एक चीज चूज करना चाहते हैं तो आप ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें सामने वाले का नुकसान कवर किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि इंडियन रोड्स पे कोई भी गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको सामने वाले का नुकसान कवर करना जरूरी है। तो अगर आप मिनिमम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप कम से कम एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप खाली अपनी गाड़ी का नुकसान कवर करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले सामने वाले का नुकसान कवर करना जरूरी है, उसके बाद ही आप ओन डैमेज कवरेज ले सकते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या बचते हैं? या तो हमें एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी होगी या फिर एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी हम ले सकते हैं अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू करते टाइम। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी का भी कवरेज मुझे मिले, उसका एक्सीडेंट हो
जाए तो मरम्मत का क्लेम मिल जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी में आग लग जाए, इस तरह के क्लेम अगर मैं लेना चाहता हूं तो मुझे एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए। और अगर मुझे इस इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी गाड़ी की कवरेज नहीं चाहिए तो मैं खाली एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी भी ले सकता हूं। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होने से ना तो मेरी गाड़ी का चालान होगा और अगर किसी और व्यक्ति, किसी और गाड़ी को नुकसान हो जाता है तो वो इंश्योरेंस की भरपाई भी मेरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी कर देगी। अब एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, उसमें अपनी गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी नुकसान किसी भी कारण से होता है तो उसकी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। अब मान लो हम एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना चाहते हैं और इसके साथ ही हम अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? भाई पूरी गाड़ी का नुकसान हो सकता है, यानी गाड़ी चोरी हो सकती है या बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, तो उस केस में हमें आईडीवी का क्लेम मिलता है। आईडीवी की फुल फॉर्म है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो ये आईडीवी मेंशन है, इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम देनदारी, मैक्सिमम लायबिलिटी इस आईडीवी तक ही सीमित है जो हमें मिल सकती है। अब गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो उस केस में भी आईडीवी को ही क्लेम कंपनसेशन के लिए कंसीडर किया जाता है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें व्हीकल टोटल लॉस हो जाता है। टोटल लॉस की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी रिपेयर कॉस्ट उसकी टोटल आईडीवी जो पॉलिसी के अंदर मेंशन है उसके 75% से ज्यादा है तो उसे सीटीएल यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस कहा जाएगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी इसे एक टोटल लॉस क्लेम मानती है और आपको पूरा आईडीवी यानी पूरी वैल्यू का ही क्लेम मिलता है। मान लो मेरे पास एक गाड़ी थी, उसकी आईडीवी इंश्योरेंस के अंदर वैल्यू थी 10 लाख रुपए, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। रिपेयर के लिए जब वर्कशॉप में लेके गए तो उन्होंने एस्टिमेट बनाया 8,50,000 रुपए का कि इतने रुपए में पूरी गाड़ी ठीक होगी, जो कि कार की आईडीवी यानी 10 लाख के 75% यानी 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो इसे सीटीएल यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम में कन्वर्ट कर सकती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी अब इस गाड़ी को ठीक करवाने की बजाय आपको पूरा आईडीवी का क्लेम दे देंगी और ये जो एक्सीडेंटल गाड़ी है, डैमेज गाड़ी है, ये इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो टोटल लॉस केसेस में भी आईडीवी बहुत मायने रखती है। लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जहां पर एक्सीडेंट भी जेन्युइन है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल सबमिटेड हैं, उसके बाद भी पूरा आईडीवी का क्लेम नहीं मिलता, या तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या आईडीवी से बहुत सारे पैसे काट लिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो आईआरडी के स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी के अंदर सही आईडीवी मेंशन नहीं करते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे लेने से आपको मना नहीं करेंगी, आपने आईडीवी ज्यादा लगा दी, आपसे पैसे वो ले लेंगे, लेकिन जब क्लेम आएगा उस टाइम पर वो आईआरडी की गाइडलाइंस आपको दिखाएंगे और कहेंगे कि आपकी गाड़ी की इतनी आईडीवी बनती है और इसके हिसाब से ही आपको क्लेम मिलेगा। तो ये आईआरडीए का स्लैब है क्या? बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। इसको एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी भी आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में गाड़ी की वैल्यू यानी कि आईडीवी गलत नहीं करेंगे। अब मान लो मैंने अभी अभी एक नई गाड़ी खरीदी है और उसकी एज 6 महीने से कम है, तो जो भी मेरी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है उसमें से 5% लेस करके मेरे इंश्योरेंस के अंदर आईडीवी यानी कि वैल्यू मेंशन की जाएगी। अगर मेरी गाड़ी की एज 6 महीने से 1 साल के बीच में है तो एक्स शोरूम से 15% अमाउंट कम करके आईडीवी लगेगी। अगर मेरी गाड़ी की एज 1 से 2 साल के बीच में है तो एक्स शोरूम से 20% लेस होगा। अगर गाड़ी की एज 2 से 3 साल के बीच में है तो 30% लेस होगा। अगर गाड़ी की एज 3 से 4 साल के बीच में है तो 40% लेस होगा। और अगर गाड़ी 4 से 5 साल के बीच में पुरानी है तो 50% अमाउंट उनके एक्स शोरूम प्राइस से लेस किया जाएगा। ये आप इजीली अपने कैलकुलेटर में कर सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी है तो जो भी आपकी गाड़ी की आईडीवी है वो नेगोशिएट की जा सकती है, यानी जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ज्यादा आईडीवी दे आप उस कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं। तो एक बार आपने ये स्लैब समझ लिया, अपनी गाड़ी के हिसाब से आप अपनी आईडीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आसान तरीका यह भी है कि अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रिन्यू होती आ रही है तो जो प्रीवियस आईडीवी है उससे 10% कम करके आपको अपनी गाड़ी की आईडीवी कार इंश्योरेंस रिन्यू करते टाइम अपनी पॉलिसी में लगानी है, ताकि क्लेम के टाइम आपने पैसा भी ज्यादा ना दिया हो और आपकी आईडीवी यानी वैल्यू से पैसे भी ना कटे, आपको पूरा आईडीवी का क्लेम मिले। अब जो गाड़ी की वैल्यू है यानी कि आईडीवी है, इसका रिपेयर क्लेम्स में कोई भी रोल नहीं है। यानी आप गाड़ी रिपेयर करवाते हैं, गाड़ी मरम्मत करवाते हैं, वहां पर आईडीवी यानी गाड़ी की वैल्यू का कोई इस्तेमाल नहीं है। ना ही इस आपके क्लेम लेने से ये आईडीवी कम होगी, ना ही ना लेने से ये आईडीवी बढ़ेगी। आईडीवी का यानी वैल्यू का इस्तेमाल सिर्फ टोटल लॉस या चोरी के केस में ही होगा, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी इस आईडीवी तक सीमित रहती है।
अब दोस्तों जिस चीज का रिपेयर के क्लेम्स पर असर पड़ता है वो है आपकी पॉलिसी की कवरेज। अब एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी बहुत सी ऐसी कवरेजेस हैं, बहुत से ऐसे नुकसान हैं जिनका कंपनसेशन, जिनका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। उन एक्स्ट्रा चीजों को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एड ऑन्स ऑफर करती हैं। एड ऑन्स का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आपको एक्स्ट्रा फीचर्स अपनी पॉलिसी में ऐड करने होंगे और उसके बाद क्लेम के टाइम पर ये एक्स्ट्रा खर्चे भी आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब क्योंकि एक्स्ट्रा एड ऑन अगर आप लेंगे तो उसके साथ साथ आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। तो मैं आपको कुछ ब्रीफली कुछ एड ऑन्स बताने वाला हूं, इनको आप समझिए, इनका इस्तेमाल क्या है वो समझिए और जो एड ऑन आपको जरूरी लगे सिर्फ वही अपनी पॉलिसी में ऐड करें ताकि बिना वजह आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ना बढ़े। पहला जरूरी एड ऑन है दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन। अब आपकी जो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ना उसके अंदर ग्लास पार्ट का 100% क्लेम मिलता है, प्लास्टिक पार्ट का 50% क्लेम मिलेगा, मेटल पार्ट्स का क्लेम गाड़ी की एज के हिसाब से उसमें से पैसे काटे जाते हैं, डेप्रिसिएशन यानी घिसावट के पैसे, पार्ट पुराना होने के पैसे उसमें से काट लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन ले लिया है तो कोई भी कैटेगरी का पार्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन यानी घिसावट के पैसे नहीं कटेंगे, पूरा एमआरपी का क्लेम आपको मिलेगा। तो ये एड ऑन आपको अपनी पॉलिसी में जब तक इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं तब तक लेना चाहिए, क्योंकि क्लेम अमाउंट के टाइम अगर एक अच्छा खासा अमाउंट कट जाता है, आपको पूरा क्लेम नहीं मिलता है, तो ऐसे इंश्योरेंस का क्या फायदा जब आपको पूरा क्लेम अमाउंट ही ना मिले। अब जो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन है ये सिर्फ रिपेयर क्लेम्स में ही काम करेगा। गाड़ी अगर चोरी हो जाती है या फिर टोटल लॉस हो जाती है और उसका पूरा आईडीवी का क्लेम आपको मिलता है तो उसमें चाहे आपकी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन हो या ना हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब गाड़ी कभी एक्सीडेंट होती है और रिपेयर के लिए वर्कशॉप में जाती है और कई पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है तो जो भी पार्ट बदले जाएंगे अगर जीरो डेप्रिसिएशन है तो उनमें से कोई भी घिसावट का पैसा यानी डेप्रिसिएशन का पैसा नहीं कटेगा, पूरा एमआरपी का क्लेम आपको मिलेगा। दूसरा एड ऑन है दोस्तों कंज्यूमेबल्स का। एसी गैस, इंजन ऑयल, कूलेंट, नट बोल्ट, ग्रीस, बेयरिंग, ये बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो समय के साथ घिस जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, जिनकी कवरेज आपको एक नॉर्मल फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कंज्यूमेबल्स एड ऑन एक्स्ट्रा अपनी पॉलिसी में ऐड करना होगा। ज्यादा महंगा ये एड ऑन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट के बाद ये जो मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं इनमें से कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है, टॉप अप करना पड़ता है, दोबारा से एसी गैस डालनी पड़ती है, इंजन ऑयल को दोबारा डालना पड़ता है, कूलेंट को रिफिल करना पड़ता है, तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए आप अपनी पॉलिसी में कंज्यूमेबल एड ऑन भी ले सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि सर मेरी पॉलिसी में कंज्यूमेबल एड ऑन है तो क्या मैं सर्विस के टाइम भी एसी गैस, कूलेंट या इंजन ऑयल का क्लेम ले सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रनिंग रिपेयर्स के अंदर आप ये क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इंश्योरेंस सिर्फ एक्सीडेंटल रिपेयर्स के लिए ही है। तो कभी एक्सीडेंट होता है और इन पार्ट्स को रिप्लेस या टॉप अप किया जाता है तो उस केस में कंज्यूमेबल अगर एड ऑन है तो इनका भी क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों इंजन प्रोटेक्शन। अब पूरी गाड़ी ठीक ठाक है लेकिन कुछ ऐसे डैमेजेस भी हैं जिसमें इंजन और गियर बॉक्स पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, यानी इंजन और गियर बॉक्स को नुकसान हो जाता है किसी भी बाहरी चोट से। कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है लेकिन डायरेक्टली कोई इंपैक्ट हो गया इंजन और गियर बॉक्स को, जैसे कि इंजन के अंदर पानी चला जाना, तो उस केस में इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन काम करेगा। यानी अगर इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन है तो आप इस तरह के क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो बिना इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन भी आपकी गाड़ी का इंजन और गियर बॉक्स नॉर्मल पॉलिसी में भी कवर्ड है, लेकिन ये कुछ ऐसे नुकसानों को कवर करता है जिसमें कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ हो और डायरेक्टली इंजन या गियर बॉक्स को नुकसान पहुंचता है। और अगर आपने ये एड ऑन ले भी लिया है तो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी मैकेनिकल नुकसान को कवर नहीं करेगी, क्योंकि मैं फिर दोबारा आपको बता दूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी एक्सीडेंटल डैमेज को रिपेयर करने के लिए है, उसकी कंपनसेशन लेने के लिए है। अगर कोई मैकेनिकल डैमेज आ जाता है बिना किसी एक्सीडेंट के, कोई खराबी आ जाती है इंजन या गियर बॉक्स में, तो वो आप अपने कार मैन्युफैक्चरर से वारंटी के तहत क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जरूरी एड ऑन आ जाता है दोस्तों रिटर्न टू इनवॉइस या इनवॉइस प्राइस कवर। अब ये एड ऑन कहता है कि अगर कभी आपकी गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है या फिर गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको आईडीवी का नहीं, पूरे ऑन रोड प्राइस का क्लेम मिलेगा। ऑन रोड प्राइस का मतलब क्या? एक्स शोरूम प्लस इंश्योरेंस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये पूरा क्लेम अमाउंट आपको मिलेगा। क्योंकि मान लो मेरी गाड़ी 3 साल पुरानी थी और मेरी गाड़ी चोरी हो जाती, मुझे आईडीवी यानी कि गाड़ी की वैल्यू का क्लेम मिल गया और अब मैं इसके बदले एक नई गाड़ी लेने जाता हूं, तो क्या इतने रुपए में वो गाड़ी आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 3 साल के अंदर जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है वो मुझे डाउन पेमेंट देनी होगी, मेरे को अपने पास से देनी होगी। यानी इस तरह के डेप्रिसिएशन वाले पार्ट को भी कवर करना चाहते हैं तो आप आरटीआई यानी रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन ले सकते हैं। ऐसा करने से कभी भी गाड़ी का टोटल लॉस होता है या गाड़ी चोरी हो जाती है तो आपको पूरे ऑन रोड प्राइस का क्लेम मिलेगा और गाड़ी आप इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस, यानी अगर रास्ते में कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको मदद मिल सकती है।
पर्सनल बिलोंगिंग्स का एड ऑन है, टायर कवर का एड ऑन है, यानी खाली अगर टायर में कोई कट लग जाता है, टायर को कोई नुकसान हो जाता है तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो मेन एड ऑन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। वैसे 10 से भी ज्यादा एड ऑन्स आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इनमें से जो भी जरूरी एड ऑन आपको लगे इस्तेमाल के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से, वो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। ऐड करते टाइम इनका प्राइस एक बार जरूर रिव्यू कर लें। कहीं बहुत ज्यादा महंगा कोई एड ऑन है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह का नुकसान आपका कभी नहीं होगा या इस कवरेज की जरूरत हो सकता है आपको कभी ना पड़े, तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इनको लेने का कोई भी कंपल्शन नहीं है, मर्जी आपकी रहेगी। अब दोस्तों फाइनल पॉइंट आ जाता है कार इंश्योरेंस रिन्यू करते टाइम किन किन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, कौन से ऐसी डिटेल्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। यानी इन डिटेल्स के गलत होने से भी आपकी पॉलिसी इनवैलिड हो सकती है, क्लेम में रिजेक्शन आ सकता है या क्लेम से कुछ पैसे काटे जा सकते हैं। और ये गलतियां ज्यादातर लोग करते हैं। जब उनका क्लेम रिजेक्ट होता है तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने ये गलती की है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, इनको अगर ध्यान रखेंगे और पॉलिसी रिन्यू करते टाइम ये गलतियां नहीं करेंगे तो क्लेम में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहली डिटेल और सबसे बड़ा कारण क्लेम रिजेक्शन का है गलत एनसीबी डिक्लेयर करना। एनसीबी की फुल फॉर्म है दोस्तों नो क्लेम बोनस। ये एक तरह का डिस्काउंट है जो कार ओनर्स को दिया जाता है अगर वो पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो। अब ये डिस्काउंट कितना मिलता है इसका कोई रैंडम फिगर नहीं है। इसके लिए भी IRDA ने एक फिक्स स्लैब तय कर रखा है। अगर मैंने आज गाड़ी खरीदी और पूरे साल में कोई भी क्लेम फाइल नहीं करता हूं तो अगले रिन्यूअल पर मुझे 20% डिस्काउंट मिलेगा। उससे अगले क्लेम फ्री ईयर पे 25%, फिर 35%, फिर 45% और मैक्सिमम 50% तक मैं नो क्लेम बोनस अर्न कर सकता हूं। अब ये एक सीक्वेंस है, ये हर साल जब मैं क्लेम नहीं लूंगा तो ये बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करते टाइम गलत एनसीबी दर्ज कर लिया और ये डिस्काउंट ले लिया, मान लो मेरा डिस्काउंट बनता है 25% और मैंने पॉलिसी रिन्यू करते टाइम इसे 50% डाल दिया, मैंने भी नहीं डाला। कई बार हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं फोन पे से या पॉलिसी बाजार से, तो ऑटोमेटिकली वो 50% आ जाता है मेरी गाड़ी के मेक एंड मॉडल के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली 50% उसमें दर्ज हो जाता है। हम पेमेंट कर देते हैं क्योंकि इंश्योरेंस हमें सस्ता दिखाई देता है, हम क्यों उसको महंगा करेंगे। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि सही नो क्लेम बोनस दर्ज करें। जो परसेंटेज सही है, जो वैलिड परसेंटेज है, वही हमारी पॉलिसी में होना चाहिए और सही एनसीबी की डिटेल्स के साथ ही हमें प्रीमियम पे करना है, ताकि क्लेम के टाइम पर सर्वेयर सबसे पहला काम यही करता है कि वो आपका एनसीबी चेक करता है, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादातर लोगों का एनसीबी गलत मिलता है और जब वो वेरीफाई करते हैं तो बोलते हैं कि आपने एनसीबी गलत बताया है पॉलिसी लेते टाइम, इसलिए आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। पूरा क्लेम भी मना कर देते हैं, हालांकि इनवैलिड है लेकिन आपको परेशानी तो हुई। एक छोटी सी डिटेल गलत होने से इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। आपका एनसीबी जीरो भी हो सकता है और इसके 3 ही कारण हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला, अगर आपने कभी भी क्लेम फाइल कर दिया, मान लो चाहे आपका एनसीबी 50% चल रहा है, आपने क्लेम फाइल कर दिया तो अगली पॉलिसी में आपको एनसीबी मिलेगा 0%। अगर आपकी पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो भी आपका पास्ट एनसीबी बढ़ेगा नहीं, आपका एनसीबी 0 हो जाएगा। और तीसरी सिचुएशन है, अगर आप यूज्ड कार खरीदते हैं और पुराने वाली पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस है तो नए ओनर को एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, उन्हें अपना एनसीबी 0 मेंशन करना होगा। इन 3 केसेस में एनसीबी 0 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका वैलिड स्लैब है, जो भी आपका डिफाइंड स्लैब है, उसके हिसाब से आपको नो क्लेम बोनस मेंशन करना है, क्योंकि आप इस पॉलिसी का अच्छा खासा पैसा देने वाले हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि क्लेम के टाइम कोई भी परेशानी आपके सामने खड़ी हो। दूसरी जरूरी डिटेल्स हैं दोस्तों ओनरशिप से जुड़ी हुई, यानी कि जो भी आरसी के अंदर ओनर है वही इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ओनर होना चाहिए। एड्रेस डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं वो आरसी के साथ मैचिंग होनी चाहिए। अगर आपने ये गाड़ी खरीदी है, आरसी के अंदर आपने अपना नाम अपडेट करवा लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी तुरंत अपना नाम अपडेट करवाइए। ज्यादातर क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? मैंने एक पुरानी गाड़ी खरीदी, आरसी में तो मैंने अपना नाम अपडेट करवा लिया, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम है? पुराने ओनर के ही नाम। क्लेम लेने जब मैं जाऊंगा तो सर्वेयर कहेगा कि आरसी तो आपने अपने नाम करवा ली, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी तो पुराने मालिक के ही नाम है, तो अब आप इसका क्लेम फाइल नहीं कर सकते। इस केस में अपनी ओनरशिप की डिटेल्स अपडेटेड रखिए। जब भी आरसी ट्रांसफर करवाएं तो तुरंत आप ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अपनी पॉलिसी में एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करें। एड्रेस की डिटेल्स भी अपडेटेड रखिए ताकि कम्युनिकेशन जो है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से सही टाइम पर आपके पास पहुंचती रहे। नॉमिनी भी अपनी पॉलिसी के अंदर जरूर ऐड करें। इन केस ऑफ डेथ या किसी भी लीगल मैटर में पॉलिसी के अंदर नॉमिनी होना बहुत काम आता है। तीसरी जरूरी डिटेल्स जो आपको चेक करनी है वो है व्हीकल की डिटेल्स, यानी जो गाड़ी की डिटेल्स है वो आपको जरूर चेक करनी है। सबसे जरूरी डिटेल है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, यही तो आइडेंटिटी है इसकी। जैसे हमारी आइडेंटिटी क्या है? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसे ही गाड़ी का क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सही होना चाहिए। इसके अलावा इंजन नंबर, चेसिस नंबर, व्हीकल का मेक, मॉडल, वेरिएंट, किस कंपनी की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, फ्यूल टाइप, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी है,
वो सब आपको सही डिटेल्स डालनी है। अगर कोई वेरिएंट गलत भी उठा लेती है, कोई ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आपकी गाड़ी की डिटेल्स गलत भी उठा लेती है, वो भी आपको सही करनी है, क्योंकि पॉलिसी हम खरीद रहे हैं तो ये हमारी ही जिम्मेवारी है। इसके अलावा बैंक की हाइपोथेकेशन, अगर आपकी गाड़ी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस्ड है तो उसका नाम भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में होना चाहिए। फ्यूचर में अगर भगवान ना करे कोई टोटल लॉस का, चोरी का क्लेम आता है तो उस टाइम आपको नहीं तो बहुत से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। और फाइनल पॉइंट है दोस्तों, बाय फ्यूल किट। मैंने अपनी गाड़ी में बाहर से सीएनजी लगवा ली है, लेकिन मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में उसे नहीं बताया। ये सही नहीं है। अगर कभी क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होना चाहिए कि सही फ्यूल टाइप क्या है, गाड़ी किस फ्यूल पे रन कर रही है, कौन से फ्यूल से गाड़ी चल रही है। अगर आप ये अपडेट अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं करवाते हैं तो वो भी एक क्लेम रिजेक्शन का कारण हो सकता है। साल के बीच में भी अगर आपने सीएनजी लगवाई है, पॉलिसी आपकी कंटिन्यूड है, तो भी एक छोटी सी एंडोर्समेंट होगी, 50-100 रुपए की आपकी फीस लगेगी। उसके बाद ये सीएनजी आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों, कार इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने का फाइनल पॉइंट आ जाता है कि हमने पॉलिसी समझ ली है, कौन सी पॉलिसी खरीदनी है, क्या क्या एड ऑन्स उसके अंदर ऐड करने हैं, किन किन डिटेल्स का ख्याल रखना है। लेकिन ये पॉलिसी हम खरीदे कहां से? शोरूम से कॉल आता है लेकिन उनका इंश्योरेंस बहुत महंगा है। ऑनलाइन मैं कर तो लेता हूं लेकिन मुझे डाउट होता है कहीं कुछ गलती ना हो जाए। एजेंट मेरे टच में कोई अच्छा है नहीं कि मैं ट्रस्ट कर पाऊं। तो सही ऑप्शन क्या है? आपको इंश्योरेंस खरीदना कहां से चाहिए? मैं आपको तीनों ही ऑप्शंस के जो फायदे हैं, जो इनके यूनिक पॉइंट्स हैं और कुछ इनके डिसएडवांटेज जो है, नुकसान है, वो बताने वाला हूं। आप कंसीडर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं शोरूम की, तो शोरूम से पॉलिसी खरीदने का एक ही यूएसपी है, वो ये कि अगर आप अपने कार मैन्युफैक्चरर के इंश्योरेंस पोर्टल की पॉलिसी लेते हैं, यानी उनकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो प्लेटफॉर्म है उससे इशू की गई अगर पॉलिसी आप लेते हैं, तो आप पैन इंडिया कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हैं अपनी कार रिपेयर की। मैंने शोरूम से, यानी ऑथराइज्ड जो डीलर है उनके पोर्टल से पॉलिसी ली, वहां से पॉलिसी रिन्यू करवाई। अब चाहे मैं घूमने के लिए पहाड़ों में गया हूं, चाहे मैं साउथ में गया हूं, कहीं भी ऑथराइज्ड डीलर के पास मेरी गाड़ी में रिपेयर के लिए खड़ी करता हूं तो वहां पर मुझे कैशलेस रिपेयर की सुविधा मिलेगी। ये सबसे बड़ा फायदा है डीलर या ऑथराइज शोरूम से पॉलिसी रिन्यू करवाने का। लेकिन नुकसान भी बहुत है, महंगा पैसा वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। अब ये उनके पास बेनिफिट है तो इसके अगेंस्ट हो सकता है बहुत ज्यादा प्रीमियम वो आपसे चार्ज करें। दूसरा नुकसान हो सकता है कि जो जरूरी एड ऑन्स हो सकता है वो उनकी पॉलिसी में अवेलेबल ना हो। और तीसरा हो सकता है उनका सर्विस का तरीका, आपसे बात करने का तरीका या आपकी गाड़ी को रिपेयर करने का तरीका, बहुत सी चीजों में आपको सर्विस की कमी महसूस हो तो वो भी आप वहां पे फेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों कि आजकल हर जगह ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं घर पर बैठा हूं, 5 मिनट के अंदर अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कर सकता हूं। डिटेल्स आपने इस वीडियो में समझ ही ली हैं और इसके बहुत से फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है वो है ट्रांसपेरेंसी। आपको 6 इंश्योरेंस कंपनीज के सभी के एड ऑन, सभी का प्राइस, सभी की आईडीवी, सभी का टोटल प्रीमियम क्या है, बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर आपको थोरो कंपैरिजन मिल जाता है कि कौन सी कार इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बेहतर नजर आ रही है, कौन सी कंपनी का क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, कितने पैसे आपको देने हैं, वो सब क्लियरली आपको वहां पर दिखा देगा। लेकिन कमी क्या है? हो सकता है जिस इंश्योरेंस कंपनी की आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे उसका कैशलेस क्लेम आपको ना मिले, या फिर आपको चेक करना चाहिए कि जो आपके आसपास कैशलेस नेटवर्क गैराज जिस कंपनी के हैं उसी कंपनी से आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करें। तीसरा, यहां पर आप सारा काम खुद ही कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्लेम गाइडेंस की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पॉलिसी ऑनलाइन आप ही खरीद रहे हैं और कल को क्लेम आएगा तो वो भी आपको ही हैंडल, आपको ही टैकल करना पड़ेगा। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने का एक और फायदा है, वो ये कि आपको कहीं भी जाना नहीं है। आप घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं बाहर गए हैं, आपकी गाड़ी कहीं 200 किलोमीटर दूर है, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ऑनलाइन डिटेल्स डालनी है और आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो ये ऑनलाइन पॉलिसी कुछ फायदे हैं, लेकिन ध्यान रखें क्लेम के टाइम आपको खुद ही सारी चीजें डील करनी होंगी। फाइनल ऑप्शन आ जाता है दोस्तों एजेंट का। एजेंट से कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं? इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर एजेंट अच्छा है, अच्छे एजेंट से मेरा क्या कहना है, अगर उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड, उनको तजुर्बा है, उनको पता है क्लेम्स को कैसे डील करना है, सही इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए कौन सी है, और आपकी कवरेज के बारे में वो सोच के आपको पॉलिसी ऑफर करते हैं, तो उसके बहुत से फायदे भी हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आप बार्गेन कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं।
हैं। और इसके अलावा भी सबसे बड़ा बेनिफिट है पर्सनल टच का। आप वन ऑन वन उनसे बात कर सकते हैं, कभी क्लेम आता है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनको पता रहेगा कि आपका क्लेम का क्या स्टेटस है, क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल टच की वजह से वन ऑन वन आप उनसे ले सकते हैं। नुकसान क्या हो सकता है, वो है कैशलेस रिपेयर्स का ना होना। हो सकता है बाहर वाली पॉलिसी को आपके ऑथराइज्ड डीलर कैशलेस रिपेयर की सुविधा ना दें, तो उस मामले में आपको एडवांस पैसा देना होगा उस वर्कशॉप को और बाद में आपका क्लेम आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके अलावा प्राइसेस में भी आप बार्गेन कर सकते हैं, एड ऑन्स भी आप मनचाहे ऐड करवा सकते हैं और साथ में पर्सनल वन ऑन वन टच तो आपका रहेगा ही, यानी क्लेम सर्विस में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तीनों ऑप्शंस के मैंने फायदे और नुकसान आपको बताए हैं। आपको इनमें से जो बेहतर लगे अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबका सोचने का, समझने का और काम करने का तरीका अलग भी हो सकता है। मेरा काम था आपके लिए ट्रांसपेरेंटली इन तीनों तरीकों के फायदे और नुकसान आपको बताना, जो कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किए हैं। तो दोस्तों, ये आपने कार इंश्योरेंस रिन्यूअल की प्रोसेस समझी, कौन सी पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, कैसे आपको खरीदनी है, क्या क्या एड ऑन्स लेने हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कहां से ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाना है। ये सब डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा और अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े, किसी को इस वीडियो की जरूरत है, तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।